दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच संबंधों की सीमा कैसी होनी चाहिए, संबंधों का विस्तार किस तरह से होना चाहिए, ये सवाल यदि किसी से पूछा जाए तो इसका स्वाभाविक उत्तर यही होगा कि संबंधों में गर्मजोशी होगी, व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, पूरी दुनिया में लोकतंत्र और व्यापार समता की कसौटी पर पूरी दुनिया को ले जाने के लिए एक वैचारिक आग्रह होगा और इन सब से आगे जाकर विश्वास का माहौल होगा। लेकिन क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका के बीच के संबंध मौजूदा दौर में उस स्थिति में है? दरअसल ट्रंप के समय से, खासकर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से और मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में व्यापारिक संबंधों को, आर्थिक संबंधों को यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बुनियाद पर रखकर देखने की कोशिश की जाए तो कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिससे लगता है कि पहले की तरह चीजें अब सहज नहीं है। ताजा बयान अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक का है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने 3 शुक्रवार मिस कर दिए, एक ट्रेन मिस कर दी और यहां तक कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का एक समझौता भारत के साथ करने का ऑफर रखा गया था, लेकिन मोदी ने, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया, इसलिए समझौता नहीं हो पाया। और वो इसलिए कॉल नहीं कर पाए क्योंकि भारत इस समझौते को लेकर असहज स्थिति में था, ऐसा लुटनिक का कहना है। लेकिन क्या ये बयान तथ्यों से परे है या तथ्यात्मक है? और क्या ट्रंप की जो लगातार भारत के मामले में जो कोशिश रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो उनके बयान रहे और हाल फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियों में उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर बयान दिए जिसमें डेड इकोनॉमी जैसे शब्दों का प्रयोग भी था, तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए उन्हें खुश करने जैसी बातें खासकर रूस से तेल खरीद के मामलों को लेकर भी कही गई थी। तो क्या इन संबंधों को मौजूदा दौर में अब नए सिरे से देखने की जरूरत आ गई है, या कहीं ना कहीं दुनिया के 2 बड़े लोकतंत्र के बीच अविश्वास का माहौल किसी अन्य वजह से बढ़ता जा रहा है? अब इस सवाल पर चर्चा आखिर की जाए तो किनसे की जाए? तो निश्चित तौर पर इस सवाल पर चर्चा के लिए हमें एक ऐसे जानकार व्यक्ति की तलाश थी जो वित्त, आर्थिक नीतियों को भी समझते हो और विदेश नीति को भी समझते हो। और ये तलाश हमारी पूरी हुई भारत के पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी के साथ। यशवंत सिन्हा जी 90 के दशक की शुरुआत में भी वित्त मंत्री रहे जब चंद्रशेखर सरकार थी, और 98-2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी पहले 4 सालों तक वित्त मंत्री और उसके बाद विदेश मंत्री रहे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और आर्थिक संबंधों को बड़े पारखी नजर से देखते हैं। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले ताजा बयान चूंकि लुटनिक का है, अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी का, उस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? मैं उसको अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। जी मैं मानता हूं कि ट्रंप के इस एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद अमेरिका का जैसा बर्ताव रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, न केवल भारत के साथ अनेक और देशों के साथ, तो ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका दुनिया का बादशाह बन गया है। सारे देश जो हैं उसके मातहत हैं और वो जैसा व्यवहार चाहता है वैसा व्यवहार करता है उन देशों के साथ। आप जानते हैं कि वेनेजुएला में क्या हुआ, लेकिन उसको 1 मिनट के हम लोग छोड़ दें। जो व्यवहार वो भारत के साथ कर रहे हैं वो अत्यंत ही खेदजनक है। भारत को उसको कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारी दिक्कत इस बात से पैदा होती है कि मोदी जी ने जो विदेश नीति बनाई और चलाई इतने वर्षों तक, उसमें उन्होंने अमेरिका को बहुत ऊंचा स्थान दिया और दुनिया भर में ये साबित करने की कोशिश की कि अमेरिका के राष्ट्रपति, चाहे वो बाइडेन हो, चाहे ओबामा हो, चाहे ट्रंप हो, वो उनके व्यक्तिगत मित्र हैं। अब व्यक्तिगत मित्रता का जो मसला है वो नहीं चलता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। हमारी किसी के साथ बहुत गहरी व्यक्तिगत दोस्ती हो सकती है, लेकिन
इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम उनको भारत की तरफ से कंसेशन दे देंगे या वो अपने देश की तरफ से हमें कंसेशन दे देंगे। जब आप वार्ता की टेबल पर बैठते हैं तो सर्वोपरि होता है अपने देश के हितों की रक्षा करना। जी तो मैं मानता हूं कि जो एक फंडामेंटल मौलिक गलती मोदी जी ने करी, वो ये करी कि उन्होंने ये सोचा कि व्यक्तिगत मित्रता के आधार पर वो अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय संबंधों को साधेंगे। और अमेरिका का जो अभी व्यवहार हो रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये एक बार फिर साबित करता है कि व्यक्तिगत संबंधों का, व्यक्तिगत मित्रता का कोई स्थान नहीं है अंतर्राष्ट्रीय या द्विपक्षीय बातचीत के दरमियान, नेगोशिएशंस के दरमियान। तो अब हम मुश्किल में पड़ गए हैं। मैं सरकार का विरोधी हूं, आप जानते हैं, लेकिन ये सरकार का भी सवाल नहीं है, ये मोदी जी का भी सवाल नहीं है। ये सवाल जो है वो भारत देश का सवाल है, ये हमारे मुल्क का सवाल है। और हम इस वक्त पूरी तरह से भारत सरकार के साथ खड़े हैं और भारत सरकार को ये मशवरा हम देना चाहते हैं एक भारतीय नागरिक के नाते कि वो अमेरिका के सामने झुके नहीं और उसी तरह व्यवहार करें जैसे एक बार इंदिरा गांधी ने किया था जब निक्सन वहां के राष्ट्रपति थे, और उन्होंने तो अपना बेड़ा भेज दिया था, तभी इंदिरा गांधी नहीं झुकी। तो इसीलिए चाहे ट्रेड का मसला हो, चाहे और कूटनीति का मसला हो, भारत को अमेरिका के सामने कतई झुकना नहीं चाहिए। और ये मौका आ गया है जब उनके व्यापार मंत्री ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने ये बयान जारी किया है। मोदी क्या और भारत का प्रधानमंत्री क्या ट्रम्प का वो नौकर है कि उसने फोन नहीं किया तो इसलिए ट्रेड का समझौता नहीं हुआ? ट्रेड का समझौता हमारे ट्रेड मिनिस्टर नेगोशिएट कर रहे थे। अगर कोई बात होती तो डिप्लोमेटिक चैनल से उसको लिया जा सकता था। ये कहा जा सकता था कि दोनों प्रिंसिपल्स में, मतलब प्रेसिडेंट अमेरिका और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत के बीच में बातचीत हो जाए एक राउंड। जी लेकिन मैं एक साथ साथ आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रेड डील हम लोग नेगोशिएट कर रहे थे उसमें कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें भारत की सरकार अगर कंसेशन देती तो उसका सरकार में बने रहना मुश्किल हो जाता। जी हमारे लिए एग्रीकल्चर जो है, कृषि का क्षेत्र, वो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें डेयरी भी आता है। उसमें आप खुली छूट दे दीजिए अमेरिकन इंपोर्ट्स को इंडिया में आने का, तो फिर हमारे देश की कृषि का क्या होगा? करोड़ों किसानों का क्या होगा? डेयरी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या हो? बहुत सारे संवेदनशील मुद्दे हैं इस नेगोशिएशन में जिसके बारे में बहुत सोच समझकर भारत को आगे कदम बढ़ाना चाहिए, उठाना चाहिए। सवाल जो है यशवंत जी, आपके समय में WTO इसी तरह से बदनाम था कि अपनी शर्तें वो दुनिया के विकासशील देशों पर थोपना चाहता है। दोहा वार्ता आपके समय में टूटी थी, जिस वक्त आप वित्त मंत्री थे, कॉमर्स मिनिस्टर आप नहीं थे लेकिन सरकार के महत्वपूर्ण अंग थे। कानकुन वार्ता आपके समय में टूटी थी इसी एग्रीकल्चर के मुद्दे पर, क्योंकि भारत सरकार ने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया था कि हम इस ब्लू, ग्रीन और एम्बर बॉक्स वाली जो पूरी व्यवस्था है उस व्यवस्था को भारत के नागरिकों के हितों को दांव पर लगाकर नहीं स्वीकार कर सकते। और 91 में जब आप वित्त मंत्री थे, उस वक्त भी जब आर्थर डंकल का प्रस्ताव आया था, उस वक्त भी आप लोगों ने, चंद्रशेखर जी की सरकार के समय में, उस वक्त भी आप लोगों ने सीधे सीधे डिनाई किया था कि ऐसी शर्तें हमें मंजूर नहीं है। आज की सरकार स्पष्टता के साथ बोलती नहीं है, क्या इस वजह से भी समस्याएं ज्यादा है कि भारत सरकार बोलने से बचती है? देखिए, भारत सरकार की जो मैंने बताया ना आपको कि जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, वो ये है कि मोदी जी ने विश्व भर में डंका बजा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप उनके बड़े खास मित्र हैं। याद है ना आपको? जी, बहुत खास मित्र हैं, हर जगह माय फ्रेंड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड, कभी डोलाल्ड भी बोल देते थे। तो ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि विश्व भर में बस दो ही लोग हैं, एक ट्रंप हैं और एक मोदी हैं। जी, और इसको लेकर किसी का दिमाग खराब होगा,
और ट्रम्प का दिमाग खराब हो गया। ट्रम्प ने सोचा कि वो जब चाहे जैसे चाहे वो मोदी जी को झुका सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अल्पकालीन प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी, मिली जुली सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हम लोगों ने अमेरिका के सामने झुकने का काम नहीं किया। कभी भी अमेरिका के सामने झुकने का काम नहीं किया और स्पष्ट रूप से अमेरिका को ये बताया और चेताया भी कि ये जो हमारे रेड लाइंस हैं, जो लाल रेखा है, जो लक्ष्मण रेखा है, इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे और आप भी मत क्रॉस कीजिएगा। और वो समझते हैं इस बात को। आप उनके साथ अगर सही ढंग से बातचीत करें तो इस बात को समझते हैं, लेकिन आप झुककर बिल्कुल एक मातहत की तरह व्यवहार करना शुरू करेंगे तो आपको मातहत की तरह ट्रीट करेगा। जी, लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ती है। ईरान का संकट आपने देखा, ईरान इजराइल वॉर जो हुआ है, लिमिटेड वॉर जिसे हम कहते हैं, उस ईरान के संकट के दरमियान भी ईरान के साथ तेल खरीदने को लेकर कई सारे दुनिया के देशों को एक तरह से धमकाने की कोशिश हुई यूएस की तरफ से। भारत उस प्रभाव में आया, जबकि जब आप लोगों की सरकार थी 91 में भी, 98 से 2004 भी, या मनमोहन सिंह के दौर में भी जो सरकार थी यूपीए की, ठीक है तेल सीधे नहीं खरीद सकते थे, इराक पर सैंक्शन थे, लेकिन तेल के बदले अनाज कार्यक्रम तो चलता था। दुनिया के कई सारे देश उसमें थे, भारत भी था। आज की सरकार, हमारी सरकार आज के दौर में जो मोदी सरकार है, ईरान के मसले पर यूएस के सामने झुक जाना, क्या रूस के सामने झुकने या पूरी दुनिया में बार बार झुकाए जाने की परिस्थितियों के लिए एक रास्ता खोल गई है? और क्या ईरान वाले मामले में ब्लंडर हुआ है भारत सरकार से? देखिए, मैं बहुत वेदना के साथ और खेद के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री भारत देश के साबित नहीं हुए। उन्होंने जो भी प्रचार किया हो, एक वो मजबूर प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने आज पेश हो रहे हैं। मजबूत होते तो आज मजबूर नहीं होते, लेकिन उन्होंने देश की जनता को ये भरोसा दिलाया कि हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन उसकी पोल खुली हुई थी बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इस तरह वो हर बार झुकने का उन्होंने काम किया, जिसने भी झुकाया उसके सामने झुकने का काम किया। और आज हम देख रहे हैं कि ट्रम्प जो हैं वो पूरा छा गए हैं और बार बार वो मोदी जी को छोड़ दीजिए, भारत देश को अपमानित कर रहे हैं। और मैं भारत देश की तरफ से आपसे कहना चाहता हूं कि इसको भारत देश को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए जी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी अगर सख्त कदम उठाएं इस समय तो पूरा देश उनके सामने खड़ा होगा जी। लेकिन इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में कितना मजबूत है आप जानते हैं, और जो ट्रंप की वीजा पॉलिसी आई उससे कितना बड़ा नुकसान यहाँ के हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, जिसमें आईआईटी के लोग हैं, आईआईएम के लोग हैं, या दूसरे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र हैं, उनको भी झेलना पड़ रहा है। उसके बाद आप देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत किससे क्या खरीदेगा, या दुनिया के दूसरे देश किसके साथ क्या खरीदेंगे। ये भाषा अब आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक कि भारत ने ट्रेन मिस कर दी। इंडोनेशिया का नंबर भारत के बाद था, वो पहले आ गया। अब बात जब यहां तक पहुंच गई है तो इसके बाद अब आपको क्या लगता है कि ये संबंध अब ट्रैक ट्रू डिप्लोमेसी से पटरी पर आएंगे, या नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर जो उनके बड़े काबिल विदेश मंत्री हैं, उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन इन दोनों के प्रयासों से क्या सामने आएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, शुरुआत केवल वीजा वाले मामले से नहीं हुआ था। आपको याद होगा कि वहां से जो लोग नाजायज रह रहे थे, गैर कानूनी ढंग से रह रहे थे, उनको कैसे बेड़ियों में जकड़कर ट्रंप ने भारत भेजा। अमानवीय तरीके से लाया गया, बिल्कुल बेड़ियों में जकड़े हुए थे वो, हाथ में बेड़ियां थी, पांव में बेड़ियां थी, और एकदम भयंकर जो क्रिमिनल होता है उस तरह ट्रीट करके उनको भेजा गया भारत। आपने देखा ना उस बात को जी। कई इस तरह के फ्लाइट्स इंडिया आए, उस खबर को दबा दिया गया, उसको जितना महत्व देना चाहिए था भारतीय मीडिया ने नहीं दिया। शुरुआत इस बात से हुई कि ट्रंप ने उस समय ये बात वो समझ गए कि हम भारत के साथ जो चाहे कर सकते हैं,
और मोदी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात रही। और उसके बाद वीजा का सवाल आया, उसके बाद और अन्य सवाल आए, और अब फाइनली ट्रेड का मसला आया है, जिस पर हर जगह वो ये सोच रहे हैं कि वो दादागिरी दिखाएंगे और भारत उनके सामने झुक जाएगा। ये भारत का इतिहास नहीं रहा है। मोदी जी का इतिहास हो सकता है, भारत का इतिहास नहीं है ये। और भारत देश जो है वो कभी किसी के सामने झुका नहीं है, और आज भी उसको झुकना नहीं चाहिए। एक व्यावहारिक पहलू है, थोड़ा आम बोलचाल की भाषा में मैं इसको आपके सामने रख रहा हूं अपने दर्शकों के लिहाज से। वो है कि ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा, जहां मैन्युफैक्चरिंग लगभग समाप्त हो चुकी है, बहुत कम बची है। आप लोगों के समय में एनएमपी आई थी जब आप सरकार में थे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, जिसमें जीडीपी में 25% तक ले जाने का टारगेट था कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 25% तक ले जाया जाए। मोदी जी आए तो मेक इन इंडिया का नारा दिया। हम लोग तो सामान पर, दुकानों पर देखते थे, कोई सामान दिखता था तो ये मेड इन इंडिया है। उन्होंने खैर ग्रामर भी अपने हिसाब से डिफाइन किया, मेक इन इंडिया किया। लेकिन ना तो मेक इन इंडिया अब दिख रहा है और ना ही किसी तरह का स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया दिख रहा है। और बहुत व्यावहारिकता के साथ मैं आपके सामने इस तथ्य को रखूं तो जिस डिवाइस से हम और आप जुड़े हैं आपस में, वो डिवाइस भी मेड इन इंडिया नहीं है, असेंबल इन इंडिया हो सकती है। कान में जो ईयरफोन लगाए हैं वो भी मेड इन इंडिया नहीं है। शायद हमारा चश्मा और इसका फ्रेम भी मेड इन इंडिया ना हो। कोट के बटन भी शायद मेड इन इंडिया ना हो। कपड़े भी जो पहन रहे हैं वो सब, पूरी संभावना है कि बांग्लादेश मेड हो। पूरी दुनिया की जो अपैरल इंडस्ट्री है वो एक तरह से बांग्लादेश और आसियान में शिफ्ट हो गई है। सवाल यह है कि मोदी सरकार के दौर में ट्रंप का कम से कम एक आरोप तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया डेड इकोनॉमी में तब्दील होता जा रहा है। फंडामेंटल दिक्कत कहां है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एकदम पिछड़ता चला गया। देखिए अभिषेक जी, फंडामेंटल दिक्कत ये है कि मोदी जी प्रचार के आधार पर देश के प्रधानमंत्री बने। जी। मोदी जी प्रचार के आधार पर देश के सबसे काबिल, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री अपने को साबित करने में लगे रहे। किसी दिन हम लोगों को बैठ के इसको निकालना पड़ेगा कि इस सरकार ने पब्लिसिटी के ऊपर, पब्लिक रिलेशंस के ऊपर कितना खर्च किया जी। और कितनी बार मोदी जी की तस्वीर अखबारों में छपी। मैंने तो एक दिन ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा कि मुझे घोर निराशा हुई कि एक लीडिंग अंग्रेजी अखबार है, दैनिक अखबार है दिल्ली का, उसमें मोदी जी की तस्वीर केवल 7 स्थानों पर ही छपी थी, उससे ज्यादा नहीं, और ज्यादा छपनी चाहिए थी। क्योंकि हर पेज को आप टर्न करें तो मोदी जी की तस्वीर इस सिलसिले में, उस सिलसिले में। मतलब इतनी जो भूख है पब्लिसिटी की, प्रचार की, ये भूख क्यों है भाई? ये भूख क्यों है? ये भूख जो है, किसी भी आप मनोविज्ञान के डॉक्टर से पूछेंगे तो ये भूख जो है वो उसी व्यक्ति को लगती है जो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, जो बिल्कुल कमजोर होता है। वो चारों तरफ जब तक अपने को चमकता हुआ नहीं देखेगा तब तक उसमें विश्वास की घोर कमी रहेगी, आत्मविश्वास की। जी। तो मोदी जी ने शुरू से ही, इवन बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, ये लगाया हुआ था कि भाई हमारा देखो कितना जबरदस्त सब कुछ है, गुजरात मॉडल, ये वो करके। और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे लगता है कि वो खुद विश्वास करने लगे अपने प्रचार में कि हाँ सचमुच मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत काबिल हूँ। एक बार तो उन्होंने खुद कह दिया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। ये कोई बोल सकता है? नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो ये सब बातें होती रही। हमारे देश की मीडिया खुशामद में लगी रही। लोग पूछते थे कि आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। इस तरह का कोई राष्ट्राध्यक्ष आपने देखा है दुनिया में कहीं पर भी? तो ये सब करके अब मोदी जी का मुकाबला किससे हो रहा है? अपने सबसे परम मित्र के साथ। अब वो परम मित्र उनके हैं ट्रंप। माय फ्रेंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, गरज कर मोदी जी ने अहमदाबाद में बोला था। जी। अब वो ट्रंप जो है इनकी बख्शिया उधड़ रहा है, तो क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं?
मैं एक भारतीय के नाते कहना चाहता हूं कि इस समय अगर भारत की सरकार नहीं खड़ी होती है तो भारत के आवाम को खड़ा होना चाहिए और ये कहना चाहिए साफ कि ट्रंप हो चाहे कोई भी हो, भारत ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत अपने को अपमानित नहीं होने देगा। ये आवाज आप उठनी देखिए चाहिए। यशवंत जी, जब आप वित्त मंत्री थे और अमेरिका ने परमाणु परीक्षण के बाद जब प्रतिबंध लगाए थे, तो एक तरफ दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब जो आरएसएस के थे वो रैली निकाल रहे थे उसके खिलाफ, तो दूसरी तरफ वामपंथी संगठनों के लोग रैली निकाल रहे थे। पूरे देश के छोटे छोटे कस्बे में चल रही थी रैलियां। अब सवाल यह है कि इस देश में हर कोई रैली भी निकाले तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये तो अजीब स्थिति है। जो भी हो, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक प्रकार से हमारी विपक्ष की कमजोरी है। मैं आपको एक विपक्ष को अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं सर, जी दर्शकों। सीताराम येचुरी जी ने बताया था मुझे, सीताराम येचुरी जी ने बताया कि जब 9/11 का हमला हुआ तो वामपंथी दलों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने गया प्रधानमंत्री कार्यालय में, और वहां उन्होंने कहा कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, खुल के सड़कों पर उतरे हुए हैं कि भारत को इस युद्ध में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बनना चाहिए, जो अफगानिस्तान में वो कार्रवाई करना चाहते थे। तो अटल जी ने कहा कि मुझे तो आपका प्रदर्शन कहीं दिख नहीं रहा है। तो बाहर निकलकर येचुरी साहब ने अपने वामपंथी साथियों से कहा कि पता नहीं अखबार भी पढ़ते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री ने दिख नहीं रहा है। तो कॉमरेड सुरजीत ने येचुरी को कहा कि अरे तुम लोग समझोगे नहीं, वो कहना चाहते थे कि अपना प्रदर्शन और तेज करो ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर ये कहें कि हमारे देश में इस मुद्दे पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने के लिए सहमति नहीं है। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत सामान्य सी चीज है जो होती रहती है। आज के दौर में इसका अभाव आप क्यों देखते हैं कि इतने बड़े मुद्दे पर भी पूरे देश में चुप्पी है? आपको याद होगा, एक और उदाहरण मैं दे देता हूं कि जब इराक का युद्ध चल रहा था, अमेरिका का इराक का, तो उस समय हमारे ऊपर बहुत दबाव था कि हम भी एक फौज की टुकड़ी इराक में भेज दें, और कुछ नहीं तो एक मेडिकल टीम ही भेज दें। याद है ना आपको? जी जी। और उस समय अटल जी ने सारे विपक्षी दलों को बुलाया, उनके साथ बातचीत की और नेशनल कंसेंसस ये बना कि भारत को टुकड़ी नहीं भेजनी चाहिए। और 2 टूक हम लोगों ने अमेरिका को ये बता दिया कि भारत की तरफ से कोई फौज की टुकड़ी इराक नहीं जाएगी। तो देश के ऊपर परमाणु परीक्षण तो बहुत बड़ा उदाहरण है, जबकि हमारे ऊपर प्रतिबंध ही लगा दिए गए। लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं जबकि चाहे वो ट्रेड का मसला हो, चाहे पाकिस्तान के साथ संबंधों का मसला हो, चाहे और किसी देश के साथ हो, भारत के ऊपर दबाव बनाने का काम लोगों ने किया है, दूसरे देशों ने, खास करके अमेरिका ने किया है जी। लेकिन भारत ने हर बार उसको रेजिस्ट किया है। हर बार हम लोगों ने कहा है ये नहीं चलेगा, हम इसको नहीं स्वीकार कर सकते हैं, और 2 टूक अमेरिका को बताने का काम किया है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। हमको याद है कि जब मैं विदेश मंत्री बना तो उस समय आपको याद होगा कि हमारी फौजें आमने सामने थी, ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था, और दुनिया के देशों को ये खतरा लगने लगा जैसे कि भारत और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध हो जाएगा। और जितने उस समय विदेश मंत्री थे दूसरे देशों के, वो भारत आना चाहते थे ताकि वो किसी तरह इसको रोक सके। हम लोग जानते थे कि बिल्कुल बेकार बात है, लेकिन इसको रोका जा सके। उसमें अमेरिका के विदेश मंत्री भी आए, इंग्लैंड के विदेश मंत्री भी आए, फ्रांस के भी आए, कई लोग आए, और उनसे हमारी बातचीत हुई। मैंने कहा कि भाई क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता है कि अगर दिल्ली के ऊपर परमाणु हमला हुआ तो मैं कहाँ छुपने जाऊंगा, और आप लोग इतने डरे हुए हो कि अपने अपने राजधानियों से भागे चले आ रहे हो यहाँ पर। तो एक माहौल बनाने की कोशिश होती रहती है, और लोग ये समझते हैं कि भारत को हम लोग झुका लेंगे, लेकिन भारत ने ऐसा कभी होने नहीं दिया है। और आज सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है कि अभी जो स्टेटमेंट आएगा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का या कॉमर्स मिनिस्ट्री का या कोई भी पीएमओ का है, भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट आएगा उसको मजबूती के साथ भारत को कहना चाहिए कि हम इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
सरकार को, प्रधानमंत्री जी को तुरंत ऑल पार्टी मीटिंग इस पर बुलानी चाहिए, सारे पार्टियों को इकट्ठा करना चाहिए, सारे साथ मिलकर एक राष्ट्रीय सहमति बनानी चाहिए, ताकि अमेरिका को भी लगे कि इसमें पूरा देश इकट्ठा है, मोदी अकेले नहीं है। जी, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं यशवंत जी, और ये सवाल दरअसल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और भारत की भूमिका को लेकर है। पूरी दुनिया, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, कि एक संतुलन पर टिकी हुई है, और उस संतुलन में एक तरफ इनोवेशन है, जिस मामले में निश्चित तौर पर अमेरिका बहुत आगे है, चीन ने भी काफी तरक्की की है। दूसरी तरफ मैन पावर है, जिसमें इंडिया की गिनती होती है, हमारे देश की। तीसरी तरफ रिसोर्सेज है जी, तीसरी तरफ रिसोर्सेज है, संसाधन, जिसमें इराक, ईरान, रूस या फिर वेनेजुएला जैसे देशों की गिनती है। और इस तरह के बीच पे एक बाजार भी है, और उस बाजार में भी हमारे देश की बहुत बड़ी गिनती है। और इन सब के बीच के परस्पर संबंधों से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और मोटे तौर पर कहे तो वैश्विक व्यवस्था ही चलती है। ट्रंप की हठधर्मिता, मोदी सरकार की अव्यावहारिकता, और इन सब के बीच पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से एंटी डेमोक्रेटिक वेव की तरह का एक नया वैश्विक ऑर्डर तैयार होता हुआ दिख रहा है, जहां हर जगह लीडरशिप तो डेमोक्रेसी के माध्यम से आ रही है, लेकिन रवैया डेमोक्रेटिक नहीं दिख रहा है। क्या ये सब मिलकर अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नए सिरे से सृजित करेंगे, और ये लेकर कहां जा रहे हैं? देखिए, एक नया जो सिलसिला शुरू किया है ट्रंप साहब ने, वो है डी ग्लोबलाइजेशन का। जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चला जी, जिसमें हम लोग भी हिस्सेदार थे, और अक्सर दबाव रहता था भारत पर कि ये भारत को करना चाहिए, वो भारत को करना चाहिए, ताकि ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़े। तो आज ठीक उसके उलट काम हो रहा है, और अमेरिका डी ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करता है। जो विश्व के मुद्दे हैं उसमें अमेरिका को कोई रुचि नहीं है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा हो। अभी मैंने सुना है कि ट्रंप साहब यहाँ जा रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, डावोस, और ये जितने मुद्दे हैं जो हर साल उस पर डिबेट होती थी, उन मुद्दों को गौन कर दिया गया है, ताकि ट्रंप साहब जो हैं वो दुखी नहीं हो। और उन्होंने अभी घोषणा की ना अमेरिका ने कि 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जिसमें इंडियन सोलर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है। जी, तो ट्रंप जो है वो बिल्कुल एक पैक्स अमेरिकाना, एक ऐसी शांति, एक ऐसी व्यवस्था जो अमेरिका कंट्रोल करता हो वो लागू करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है? नहीं है संभव। इसमें मैं मानता हूं, जो मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता था, वो ये कि ये पूरा ट्रेड का जो मसला है, इसको लेकर भारत को लीड रोल में आना चाहिए जी, और डब्ल्यूटीओ में इस बात को उठाना चाहिए। आफ्टर ऑल डब्ल्यूटीओ किस बात के लिए बना था? इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर विचार करने के लिए बना था। तो डब्ल्यूटीओ में भारत को लीड रोल में आना चाहिए, सारे देश जो अमेरिका से प्रभावित हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए, और उसमें अगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है तो फिर ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ट्रंप के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती आ रही है, जो मिड टर्म पोल होने जा रहा है यूएस में, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव तो नहीं होता है, लेकिन सेनेट और कांग्रेस का चुनाव होता है, राज्यों का चुनाव होता है। तो उसमें ट्रंप की हालत अगर खस्ता हो गई तो फिर वो लेम डक प्रेसिडेंट अमेरिका के हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को धैर्य रखना है, इस समय हम लोगों को मजबूती बनाए रखना है, हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप रोल में आना चाहिए भारत को, जैसा बराबर रहा है भारत, और अपने देश में सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर इस पर विचार करना चाहिए। तो यशवंत सिन्हा जी ने मौजूदा परिस्थितियों में ट्रंप और उनके प्रशासन के द्वारा, और हालिया दौर में ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक के द्वारा जिस तरह से भारत का उपहास उड़ाया गया, शर्तें इस ढंग से थोपने की बात की गई जिसमें भारत कोई बहुत ही मजबूर देश हो, इन सब परिस्थितियों पर अपने विचार साझा किए, और वैश्विक व्यवस्था अब किस दिशा में जा रही है, भारत को क्या काम करना चाहिए, और इस वैश्विक व्यवस्था को एक बार फिर से संतुलन की दिशा में ले जाने के लिए भारत और दूसरे देश क्या कर सकते हैं, इन सब पर अपने विचार हमारे दर्शकों के लिए रखे। उम्मीद है कि आप सबको ये
तमाम चीजें बहुत आसानी से, बहुत सरल भाषा में यशवंत जी ने चीजों को रखा है, तो आसानी से समझ में आ गई होगी। यशवंत जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही सरल और व्यवहारिक भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को बहुत ही आसानी से रखने के लिए जिस प्रकार से आप जाने जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।